Once again, welcome to RGL English classes. Today I am going to discuss about short question answer. आज हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्ज़ाम में 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ओके, तो 10 मार्क्स से पूछे जाते हैं तो पूरे किताब को पढ़ने से अच्छा है कि आप क्वेश्चन बैंक को पढ़िए। ऐसे तो पूरा किताब पढ़ चुके होंगे, आप लोग पढ़ लिए हैं। तो सबसे पहले हम 2024 का क्वेश्चन देखेंगे, फिर 2023 का क्वेश्चन देखेंगे, 2022 का इससे देखेंगे। इससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसी को पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज पर्ल एज बक मीन बाय सेइंग रिलीजन इज एवर प्रेजेंट इन इंडिया। यानी कि किसके अनुसार, पर्ल एज बक के अनुसार। ठीक है, मीन बाय सेइंग क्या कहने का अर्थ है कि रिलीजन, ये जो रिलीजन है हमारा धर्म, ये एवर प्रेजेंट इन इंडिया, इंडियन लाइफ, भारतीय के जीवन में जो है ना धर्म हमेशा से मौजूद रहते हैं। इनका क्या कहने का तात्पर्य क्या है? आंसर इसका पर्ल्स बक मीन्स, इसका मतलब होता है कि रिलीजन जो है ना इज़ डीपली इंटीग्रेटेड इनटू एवरी एस्पेक्ट ऑफ इंडियन कल्चर एंड सोसाइटी। अब ये भारतीय की जो संस्कृति होती है, उसके जो समाज होते हैं ना, उसके हर एक एस्पेक्ट्स में, उसके जीवन के हर एक पहलू पर जो है ना आपको रिलीजन देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, इन्फ्लुएंसिंग डेली रूटीन्स, और ये क्या करता है, काफ़ी प्रभावित करता है हमारे डेली रूटीन्स को। उसके बाद ट्रेडिशंस, हमारी परंपराओं को, एंड सोशल स्ट्रक्चर, और हमारी सामाजिक बनावट को। रिलीजन इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ, कहता है जो धर्म है ना ये भारतीयों के जीवन में हमेशा से क्या रहे हैं, प्रेजेंट रहते हैं। इट हैज़ बोथ गुड एंड बैड एस्पेक्ट्स, इसके दोनों प्रभाव पड़ते हैं, अच्छा भी और बुरा भी। इफ़ इट इज़ यूज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमनिटी, अगर आप इसको अच्छे सेंस में लेते हैं और अपना मानवता को जन कल्याण के लिए लगा देते हैं तो ये आपके लिए क्या होगा, बेनिफिट होगा, गुड साबित होगा। और ये ब्रिंग्स हेवन ऑन द अर्थ, और ये पृथ्वी पर ही स्वर्ग ला देता है। कब, जब हम इस मतलब रिलीजन को अच्छे अर्थ में लेते हैं, गुड सेंस में लेते हैं, नहीं तो यही सबसे बड़ा कारण हो जाता है एक दूसरे की लड़ाई का। ओके, पहला क्वेश्चन ये था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट डिड द डॉक्टर एडवाइज बेंजीज पेरेंट्स, बेंजी के माता पिता को डॉक्टर क्या सलाह देते हैं टू इंश्योर हिज मेंटल ग्रोथ, उसके मेंटल ग्रोथ को इंश्योर करने के लिए कि आपका बेटा का मेंटल ग्रोथ हो जाएगा, तो आखिर वो क्या सलाह देते हैं। तो द डॉक्टर एडवाइज बेंजीज पेरेंट्स, डॉक्टर ने जो बेंजी के पेरेंट्स को सलाह दी है कि ही शुड बी गिवन सिंपल प्रैक्टिकल वर्क टू डू विथ हिज हैंड्स टू इंश्योर हिज मेंटल ग्रोथ। यानी कि आप उसको कुछ वर्क दीजिए ताकि वो अपने हाथ से कर सके, और जब वो काम करेंगे तो वो इंगेज हो जाएंगे, और जैसे ही इंगेज होंगे तो उसका मेंटल ग्रोथ निश्चित होगा। हिज पेरेंट्स गेव हिम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर हैंड्स, इसीलिए उनके माता पिता ने क्या किया, उनको उत्तरदायित्व के लिए उन्होंने हैंड्स, मुर्गी पालने की सलाह दे दिया, मुर्गी पालने के लिए दे दिया। उसी में अब क्या हो गया, बेंजी धीरे धीरे उसको इंटरेस्ट जगने लगा, विच बिकेम हिज लाइफ्स वर्क, जो कि वही उनके क्या बन गए, उनके जीवन का काम बन गया। और धीरे धीरे बेंजी का मेंटल ग्रोथ भी शुरू हो गया क्योंकि वो काम में काफ़ी इंगेज हो गए थे। ठीक है, यही सलाह दिए थे उनको कि कुछ काम दीजिए बेंजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फ्री प्रेस। फ्री प्रेस का मतलब क्या होता है? फ्री प्रेस refers to the right of individuals and media outlets to express opinions and share information without censorship or control by the government। फ्री प्रेस का मतलब ये होता है कि बिना किसी सेंसरशिप के, चाहे वह गवर्नमेंट का हो या फिर प्राइवेट हो, ठीक है, वो लोगों के विचारों को, लोगों के ओपिनियंस और उनके विचारों को क्या करना है, शेयर करना है, इन्फॉर्मेशन को देना है, सूचनाएं देना है। यानी कि एक स्वतंत्र प्रेस की विशेषता ये होती है कि वो लोगों की सारी ओपिनियंस को जनता के सामने मतलब जनता के सामने रखना, और जनता की समस्याओं को किसके सामने रखना, नेता के सामने रखना, ताकि वो क्या करे, जनता की समस्याओं को सुन सके। ठीक है, तो ये कहने का अर्थ हुआ उनका। फिर कहता है, फ्री प्रेस इंश्योर दैट जर्नलिस्ट कैन रिपोर्ट न्यूज़ एंड इन्वेस्टिगेट इशू विदाउट एनी फियर। यानी कि जर्नलिस्ट जो है ना, यानी कि जो संपादक वगैरह रहते हैं, जो प्रेस वगैरह रहते हैं, तो वो क्या उसको इतना सा अधिकार जरूर देना चाहिए, यानी कि उसको बिना किसी भय के
कोई भी चीज़, कोई भी समाचार को रिपोर्ट करना और उसके इशू को इन्वेस्टिगेट करना, जांच पड़ताल करना, उसको फ्री रूप से देना चाहिए बिना किसी डर के। ठीक है, तो ये होता है क्या, फ्री प्रेस का मतलब क्या होता है कि बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी गलत न्यूज़ के इन्वेस्टिगेट करने का और बिना किसी डर के सच्चे चीज़ों को दिखाना, लोगों को एक नई राह पे लेके जाना, ये स्वतंत्र प्रेस की विशेषता होती है। ठीक है, आप इसको अपने मन से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, हाउ आर द चिल्ड्रेन ऑफ द ज्वाइंट फैमिली इन बांग्लादेश लुक्ड आफ्टर। अब बांग्लादेश में जो है ना बच्चों की देखभाल कैसे की जाती है। इन ए ट्रेडिशनल सोसाइटी, ट्रेडिशनल ज्वाइंट फैमिली, कहता है कि पारंपरिक यानी कि पुराने ज़माने में जो लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, उसके जो सिस्टम होते थे बांग्लादेश में, तो चिल्ड्रेन आर लुक आफ्टर कलेक्टिवली बाय ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली, यानी कि फैमिली के जितने भी मेंबर्स होते थे एकदम सामूहिक रूप से उनका क्या होता था, देखभाल किया जाता था, जिसमें कि उसके पेरेंट्स होते थे, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, आंट्स, अंकल, ओल्डर सिबलिंग्स, देयर इज ए शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर केयर, अप ब्रिंगिंग एंड मॉरल एजुकेशन। यानी कि जब सारे लोग बच्चों की देखभाल करने लगते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की, सबको अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, जिसमें कि उस बच्चे में क्या होता है, मॉरल एजुकेशन की भावना सबसे ज़्यादा जगती है और उसकी देखभाल अच्छे से होती है। ठीक है, और ये बांग्लादेश की सबसे बड़ी विशेषता है। वाई डिड द स्पीकर लाइक द स्नैक। अब कहता है क्या, स्नैक क्यों पसंद करता है स्पीकर, उसको क्यों पसंद करता था। द स्पीकर लाइक द स्नैक बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेसफुल नेचुरल मूवमेंट्स, इट्स क्वाइट डिग्निटी एंड द सेंस ऑफ अवे। कहता है क्या कि वो जो सांप आए थे उसके घर में पानी पीने के लिए, तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाए, एकदम शांत स्वभाव से उसके यहाँ पानी पिए और फिर वो चले गए। लेकिन यहाँ पे जो है ना लेखक क्या करते हैं इस कविता में, वो सांप को एक कलमसी लोग उठाता है और उस उठा करके डंटे को क्या करता है, उस पर हिट करता है, जिससे कि वो बाद में रेग्रेट भी करता है, पछताता भी काफ़ी। और वो क्या करते हैं, द स्पीकर इनिशियली सॉ द स्नेक एज ए किंग। अब जो है ना स्पीकर को ऐसा लगता है कि स्नैक जो है ना एक किंग है, और दूसरा क्या, गेस्ट है, और गेस्ट को हम लोग भारत में क्या मानते हैं, गॉड के बराबर मानते हैं। और लेकिन डिस्पाइट हिज एजुकेशन वॉइस टेलिंग हिम टू किल, इतना होने के बावजूद भी, यानी कि उसको राजा मानना, फिर ग्रेट गेस्ट मानना, इतना होने के बावजूद भी उसके मन की आवाज़ें आती थी कि उसको क्या कर दे, किल कर दे। ठीक है, इसके किल करने के मन इच्छा होती थी, उसके अंदर की आवाज़ आती थी, लेकिन एक सेंस आता था। कहने का अर्थ ये हुआ कि हमारे अंदर दो प्रकार के सेंस होते हैं, एक गुड होता है और दूसरा क्या होता है, बैड। जो अब अच्छा सेंस आता है तो गुड हो जाता है, बुरा सेंस आता है तो बैड हो जाता है। तो ये सांप के बारे में कभी उसके साथ बुरा भी आता था, कभी अच्छा भी आता था। इसीलिए जब अच्छा आता था तो उसको लगता था कि ये किंग है, ये गेस्ट है, और जब बुरा आता था, बुरा उसके बारे में सोचने लगता था, तो उसको लगता था कि जल्द से इसको क्या करे, किल कर दे। इसीलिए उसको पसंद भी करता था वो। ठीक है, वो डिपेंड करता था उसके सोच पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द स्पीकर इन द सोल्जर अफ्रेड ऑफ डेथ। कहता है सोल्जर के कविता में, जो कविता है, क्या इस कविता में लेखक जो है, स्पीकर जो है, क्या वो मृत्यु से भयभीत है। तो इसका आंसर होगा नो, द स्पीकर इन द सोल्जर इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, मृत्यु से भयभीत नहीं है। द पोइट एक्सप्रेसेस हिज पैट्रियोटिक ड्यूटी एंड ऑलवेज रेडी, यानी कि पोइट जो है ना इस कविता में कवि जो है ना व्यक्त करते हैं अपने पैट्रियोटिक का मतलब क्या होता है, देशभक्ति की भावना को, और ऑलवेज रेडी टू सेक्रीफाइस, और हमेशा अपने देश के लिए अपने जान को कुर्बान देने की तैयार रहते थे। तो ये डरते तो नहीं थे। द पोइट सेज दैट, पोइट कहते हैं, कभी कहते हैं कि ए स्मॉल पार्ट ऑफ लैंड, कहता है क्या एक स्मॉल पार्ट, भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा भी इंग्लैंड की हो जाएगी, वो भी सदा के लिए। कब और कैसे, वेयर एवर, जब कभी माई डेड बॉडीज रेस्ट, जहाँ मेरे डेड बॉडीज़ को दफनाया जाएगा विदेशी की भूमि पर, वह विदेशी की भूमि किसकी हो जाएगी, इंग्लैंड के लिए, सदा के लिए हो जाएगी। इसीलिए ये क्वेश्चन कहता है कि क्या वह डरता था मृत्यु से, बिल्कुल नहीं डरते थे वो। ठीक है, वो देशभक्ति की भावना में इतने मशगूल थे कि अपने जान को भी निछावर करने को हमेशा तत्पर रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर ऑटम एंड समर। कहता है ऑटम सीजन और समर सीजन कैसे रिलेटेड है, संबंधित है स्प्रिंग सीजन से। तो ऑटम एंड समर आर रिलेटेड टू स्प्रिंग यहाँ डबल हो गया, स्प्रिंग सीजन बिकॉज
स्प्रिंग कम्स बिफोर द अराइवल ऑफ समर, यानी कि स्प्रिंग सीजन, बसंत ऋतु जो आते हैं ना, तो समर के आगमन के पहले आते हैं, एंड आफ्टर द डिपार्चर ऑफ आटम, और डिपार्चर ऑफ आटम यानी कि आटम सीजन जाने के बाद और समर के आने के पहले ये सीज़न आते हैं। इसीलिए दोनों जो है ना, कौन कौन, आटम सीजन और समर सीजन, ये किससे रिलेटेड है, स्प्रिंग सीजन से। स्प्रिंग ऑल्सो हेल्प्स, और स्प्रिंग सीजन जो है ना मदद करती है राइपनिंग द फ्रूट्स, फल को पकाने में, लाइक आटम एंड समर, ठीक उसी प्रकार जैसे कि आटम एंड समर मदद करते हैं। इसीलिए ये क्या है, आपस में संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेम 3 एरियाज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, कहता है कि अंग्रेजी भाषा के 3 एरियाज, क्षेत्र के बारे में बताइए, इन विच, जिसमें कि रैपिड चेंजेज हैव बीन नोटिस इन लास्ट फ्यू डिसेट्स, पिछले कुछ दशकों में इसमें से रैपिड चेंजेज आए, बदलाव आया है। तो 3 चेंजेज बोल रहा है, तो 3 एरियाज ऑफ रैपिड चेंजेज इन इंग्लिश लैंग्वेज इन रिसेंट डिसेट्स आर, वो तीन एरिया कौन है, पहला वोकेबलरी, प्रोनाउंसिएशन एंड ग्रामर। वोकेबलरी की बात करते हैं तो ड्यू टू टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबल कम्युनिकेशन, इसके कारण वोकेबलरी में क्या हुआ, बदलाव आया। प्रोनाउंसिएशन की बात करते हैं तो इन्फ्लुएंस्ड बाय मीडिया एंड माइग्रेशन, एंड ग्रामर की बात करते हैं तो सच है, जैसे कि द इंक्रीज यूज ऑफ सिंगुलर दे, यानी कि पहले ज़माने में जो होते थे ना सिंगुलर होते थे दे, लेकिन अब क्या हो गए प्लुरल। तो यहाँ पे कुछ दशकों में जो है ना ग्रामर के क्षेत्र में, वोकेबलरी के क्षेत्र में और प्रोनाउंसिएशन के क्षेत्र में काफ़ी बदलाव देखने को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट हैज़ मेड इंग्लिश द मोस्ट ग्लोरियसली एम्पायर लैंग्वेज, यानी कि व्हाट हैज़ मेड इंग्लिश, इंग्लिश को क्या बनाता है मोस्ट ग्लोरियसली एम्पायर लैंग्वेज, तो कैसे बनाता है ये, देखिए आखिर क्या चीज़ है जो कि इसको बना देता है, थ्रू कोलोनाइजेशन एंड मॉडर्न ग्लोबल कम्युनिकेशन, किसके द्वारा भाई, कोलोनाइजेशन, कॉलोनी का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, एक नए नए जगह पे जो कॉलोनी बचता है, ठीक है ना, और उसके बाद है ग्लोबल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब समझ रहे हैं, संचार के साधन। इंग्लिश हैज बिकेम ए यूनिवर्सल लैंग्वेज फॉर बिजनेस, और अंग्रेजी जो है ना ये यूनिवर्सल लैंग्वेज बन चुके हैं, खासकर किसके लिए, बिजनेस के लिए, साइंस के लिए, डिप्लोमेसी के लिए, एंड पॉपुलर कल्चर, और पॉपुलर कल्चर के लिए। ग्लोबल इन्फ्लुएंस की बात करते हैं तो अमेरिकन कल्चर एंड टेक्नोलॉजी, अमेरिका के कल्चर और टेक्नोलॉजी ने अंग्रेजी को काफ़ी क्या बना दिया है, ग्लोरियसली बना दिया, यानी कि काफ़ी इसको एम्पायर लैंग्वेज बना दिया है, यानी कि कहा जाए कि एक राजा की भाषा बना दिया है, एकदम बड़े बड़े लोग जो इसको शान शौकत समझते हैं इस भाषा को बोलने में, इसीलिए अंग्रेजी का ज़्यादा इसका हाथ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है, आप इसको थोड़ा सा भी समझ रहे हैं ना तो आप इसको क्या कीजिए, रट लीजिए और चले जाइए, क्या कि आपका क्वेश्चन ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट डिड द 18th सेंचुरी ग्रामेरियंस, कहता है 18th सेंचुरी ग्रामेरियंस ने क्या शेयर किया ये इस एज के साथ, द 18th सेंचुरी ग्रामेरियंस शेयर द एजेज प्रिवेलिंग डिजायर फॉर ऑर्डर, स्टैंडर्डाइजेशन एंड लॉजिकल कंसिस्टेंसी इन लैंग्वेज, भाषा में क्या किया उन्होंने, अपने व्यवस्था को, फिर तकनीकी को, मानकीकरण को, लॉजिकल मतलब लॉजिकल क्या होता है, तार्किक संगति को इन्होंने क्या किया है इसमें डालने का प्रयास किया है। ओके, नेक्स्ट कहता है क्या, इन द 18th सेंचुरी और अगस्टन एज, 18th सेंचुरी को अगस्टन एज भी कहा जाता है, दे वांटेड टू रेगुलेट यूजेज ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी के व्यवहार को क्या मतलब कंटिन्यू यानी कि रेगुलेटेड करना चाहता था कि वो क्या करे कि रेगुलर का मतलब क्या होता है, नियमित रूप से वो चाहता था कि अंग्रेजी का विस्तार होते चला जाए। यहाँ पे 18th सेंचुरी ग्रामेरियंस ने क्या किया, अंग्रेजी को बढ़ाने में काफ़ी शेयर किया, ठीक है, जिसके कारण जो है ना आज अंग्रेजी जो है ना विश्व में काफ़ी हद तक फैल चुके हैं। ठीक है, ये आपका छोटा सा वीडियो था, 10 क्वेश्चन आपका हम कवर कर लिए, 2024 आपका ये क्या हो गया, ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हम 2023 का क्वेश्चन आंसर लेके मिलेंगे। ठीक है, जो भी दिक्कत हो आप इसको पूछिए, समझिए और इसको क्या कीजिए, तैयारी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।